वेलकम एवरीवन टू दिस लेक्चर। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने पार्ट बी की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर में देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है, देखिए, मनी रिक्वायर्ड। देखिए, जब कभी भी फाइनेंस का टर्म आता है तो ये मनी को इम्प्लीमेंट करता है, मनी को शो करता है, मतलब यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वेशन है। तो कह रहा है कि अगर हमें किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। कि बिजनेस की जो भी नीड होगी उसको फाइनेंस कैसे करना है, उसको कैसे हम मनी कैसे एक्यूमुलेट करेंगे उस बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए एक सिंगल इंडिविजुअल की, हम आप जैसे इंडिविजुअल हैं, तो इनकी मनी रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है। बट अगर हम बात करें एक फ़र्म की, तो फर्म की जो मनी रिक्वायरमेंट होती है वो हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा रहता है। अब आगे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट फाइनेंस इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, to run it, to establish it and to expand it, to modernize and diversify it। सब सारी चीज़ें लिखी हैं कि किस लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेस में। तो यहाँ पे लिखा है द क्रूशियल पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस बिकॉज द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ये कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा कि बिजनेस फाइनेंस की मेन नीड किसके लिए है, ताकि हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सके और उसकी ग्रोथ हो चुके। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब इस फाइनेंस को मैनेजमेंट की बात आ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आ रही है। तो फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? इट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग नहीं रहेगा इसमें इट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म। ठीक है, इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ व्हाट, ऑल दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मींस ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मनी, है ना। इट इन्वॉल्व एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट। अब देखिए एक टर्म आता है प्रोक्योरमेंट का। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब क्या है कि एक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब है परचेजिंग गुड्स फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, और प्रोक्योरमेंट का मतलब ये भी है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, मनी। ठीक है, बिजनेस पर्पस में हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है और एक एफिशिएंट जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड को यूटिलाइज करना है ताकि हम अपने शेयर होल्डर की, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, उनकी हम वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये मेन पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जो मेन मोटिव है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। अब ये वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगी, जब हम ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग करेंगे। ठीक है, जब हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं, स्मॉल स्मॉल, जैसे ये पूरे होते हैं वैसे हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं जल्दी से, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव वही चीज़ लिखी हुई है फिर से, दैट इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक, इट कैन हैपन, तो कैसे है ये चीज़, कैसे हो पाएगी। तो देखिए कह रहा है कि अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग से ये चीज़ हो पाएगी जब आप सही तरीके से निर्णय लेंगे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है। इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, जो भी फंड्स हैं उसे हम अवेल कर सकें। फंड दो तरफ से आते हैं फंड हमारे पास, या तो बोरोड फंड होते हैं और या तो ओनर्स फंड होते हैं। ठीक है, या तो हमारी खुद की इक्विटी होती है या फिर क्या होता है, या हमारा डेट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। ठीक, हमें फंड्स रीजनेबल कॉस्ट में मिल सके, हमारे फर्म में लिक्विडिटी बन के रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, और हम आइडियल फाइनेंस को, ये देखिए आइडियल नहीं लिखा है, ये आइडल फाइनेंस लिखा हुआ है। आइडल फाइनेंस, ये आइडल फाइनेंस का मतलब क्या होता है ऐसा फंड जो इन्वेस्टेड नहीं है, ऐसा फंड जो इन्वेस्टेड नहीं है, मतलब वो पैसा वेस्ट जा रहा है, मतलब एक जगह पे रखा हुआ है, ना ही उससे कोई रिटर्न आ रहा है, ना ही उससे कोई इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हो रही है। तो आइडल फाइनेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अवॉइड करना है हमें ऐसे फाइनेंस को जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब कि हमें उतना पैसा ही रेज करना है मार्केट से जितना नीड हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी को लेके नहीं रखना, क्योंकि उसका रिटर्न भी तो हमें देना पड़ेगा, साथ ही साथ में उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए लॉस का पार्ट हो सकता है। अब रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, चलिए रोल की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि
Importance of financial management can be judged by the fact that almost all items in the financial statement of a business are affected directly or indirectly through some financial management decision. कह रहा है कुछ ऐसे financial management के decisions हैं जिससे हमारा पूरा बिजनेस इफेक्ट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कुछ एग्जांपल्स उसके ये हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द फर्म। अगर हमारे फर्म की कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है तो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहने वाली है। हमारे पास करेंट असेट की कितनी क्वांटम है, मतलब कितनी क्वांटिटी में है, तो वो भी हमारे फाइनेंस को डिसाइड करेगा कि फाइनेंस हमें बल्क में चाहिए कि ओनर्स पे रिलाई करना है कि मार्केट पे जाना है, बोरो करना है पैसे, या उसकी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। ठीक है, ये तो हमारे डिसीजन के ऊपर है। ठीक है, कि हम लॉन्ग टर्म फंड कितना यूज़ करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म, कि हम मनी को लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हैं। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट और इक्विटी, ये हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम डेट या इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि काफ़ी समय तक अगर मैंने डिबेंचर होल्डर लेके रखे हुए हैं तो अगर हम उनका पैसा रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो हम डिबेंचर को बाद में क्या कन्वर्ट कर ले रहे हैं, हम डिबेंचर होल्डर्स को शेयर होल्डर बना ले रहे हैं अपना। ठीक है, तो हमने डेट से इक्विटी पे मूव कर लिया। ये हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और सारे पीएल अकाउंट के जितने भी आइटम्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारे उसी के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंस ज़्यादा या कम होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं मेन डिसीजन क्या रहते हैं। देखिए, तीन ऐसे मेन डिसीजन रहते हैं। पहला तो फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा रहता है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है डिविडेंड। फाइनेंसिंग डिसीजन में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो कैपिटल बजट का मतलब क्या है, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है, all the decisions related to investment in fixed asset। ठीक है, related to, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, मतलब कि वो सारे डिसीजन जिसमें हम ये तय करते हैं कि हमारी फिक्स असेट में कितना पैसा जाएगा। फिक्स असेट, करेंट असेट, बोथ आर डिफरेंट, है ना। तो फिक्स असेट में कितना पैसा जाने वाला है या कितनी क्वांटिटी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारे पास फाइनेंस है ना उसका डिसीजन लेंगे कि फिक्स असेट में कितना पैसा जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल बजटिंग होता है। तो कैपिटल बजटिंग बोलेंगे इस चीज़ को। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग जिसमें हम फिक्स असेट पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपने फाइनेंस से, जो भी हमने फाइनेंस रेस करा है मार्केट से। ठीक, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो ज़्यादा प्रोजेक्ट हमें रिटर्न देगा उसी प्रोजेक्ट में हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। ROI, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जहाँ पे ROI ज़्यादा होगा वहाँ पे हम मनी अपना फाइनेंस को इन्वेस्ट करेंगे। डिविडेंड डिसीजन की पार्ट, जो भी हमारे इक्विटी होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्हें कितना डिविडेंड देना है। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी, उन्हें डिविडेंड कितना प्रोवाइड करना है, क्या डिविडेंड ज़्यादा देना है, ठीक है, क्या डिविडेंड हमें थोड़ा सा रोक के रखना है, हमें कम देना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे शेयर होल्डर्स चाहते क्या है। ठीक, और फ्यूचर हमारे पास क्या ग्रोथ आस्पेक्ट्स हैं। अगर फ्यूचर में ग्रोथ आस्पेक्ट ज़्यादा रहेंगे तो हम डिविडेंड कम प्रेफर करेंगे देना उनको। अगर कोई अपॉर्चुनिटी फ्यूचर की अगर ऐसी बनती है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल इसका ग्लिम्स दे दिया आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मैंने कहा ना कैपिटल बजटिंग क्या होता है, फिक्स एसेट में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ऐसे कौन से डिसीजंस हैं, तो कह रहा है कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपके कैश फ्लो पे भी डिपेंड करता है। कैश फ्लो अगर आपका प्रॉपर अप्रोप्रिएट है, ठीक है, एक रीजनेबल कैश फ्लो है आपके पास, फर्म में जो भी टर्नओवर है तुम्हारे पास कैश का, अगर वो आपका सही है, ठीक है, अगर वो फेवरेबल है, डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर कर सकता है, तब तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। या कैश फ्लो कम है, उस हिसाब से आपका डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न कितना रहेगा, ज़्यादा रिटर्न रहने वाला है, कम रिटर्न रहने वाला है। तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिले, तो ऐसी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न भी मिले, मतलब वो आपको कुछ आउटपुट भी दिला के। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बस पैसे फंसा के रख दिए फिक्स एसेट में। आगे देखिए बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो पहला वही चीज़, देखिए सेम हेडिंग्स हैं, इनको आपको बस दिमाग में रखना है और उसके आस्पेक्ट जो भी पूछा जाएगा, जिस भी डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हेडिंग्स याद रखिएगा और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये पूरी सीरीज़ का बस इतना मोटिव है कि आपको हेडिंग सारी अच्छे से लेके जानी है, ये दिमाग में आपको रखना है, कैरी करके जाना है एग्जाम हॉल में। कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन, ठीक है, कि आपका कैश फ्लो फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है, डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए हम ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए मतलब पैसे को पूरा करने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे आते हैं, जैसे प्रॉस्पेक्टस रिलीज करना, ये सारी चीज़ें, जब हम फाइनेंस को रेज करते हैं तब उसमें लगने वाली छोटी मोटी कॉस्ट्स को हम क्या कहते हैं, जो भी हमारी फ्लो, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। और उस कॉस्ट को कवर कैसे करते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग से करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशन, आप कंट्रोल कंसिडरेशन कैसा चाहते हैं अपनी फर्म में। अगर आप चाहते हैं कि 100% टेक ओवर करें हम सारी चीज़ें, अपना ऑटोक्रेटिक रखना चाहते हैं, सेंट्रलाइज्ड पावर रखना चाहते हैं, तो फिर आप डेट पे रिलाई करेंगे, आप इक्विटी पे रिलाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बाहर से लोन लेंगे। अगर आप इक्विटी पे रिलाई करेंगे तो फिर आपको ओनरशिप देनी पड़ेगी, तभी आपको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा आपको मिल रही है, आप उसी चीज़ को ऑप्ट करेंगे। रिस्क इन्वॉल्व कितना है, ठीक है, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लोअर रिस्क, ये 3 तरीके के रिस्क होते हैं और हम मॉडरेट को प्रेफर करना चाहिए बिजनेस में। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, इक्विटी और डेट पे। कैपिटल मार्केट स्टेट क्या है, बूम में है कि रिसेशन में है, अभी मंदी की हालत है या फिर बहुत ज़्यादा बूम है इकॉनमी, तो इस पे भी डिपेंड करता है। टैक्स रेट सरकार के क्या है, ज़्यादा है कम है, ठीक है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मतलब गवर्नमेंट की रूल्स पॉलिसीज़ क्या क्या, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारी। तो पहला बात है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, कि अर्निंग्स कितनी है आपकी, सबसे पहले तो ये मैटर करता है। अगर अर्निंग्स कम होगी तो डिविडेंड भी कम होगा, अर्निंग्स ज़्यादा होगी, अगर अर्निंग्स ज़्यादा होगी तो डिविडेंड भी ज़्यादा ही होने वाला है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर आप चाहते हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स आपका जो डिविडेंड देने का सिनेरियो है वो बहुत ही स्टेबल है, ठीक है, तो फिर आपको डिविडेंड उसी हिसाब से देना पड़ेगा। कैश फ्लो पोजीशन मैटर करती है कि कैश फ्लो पोजीशन अगर आपका अच्छा है तो आप डिविडेंड दे सकते हैं, वरना फिर आपको रोक के रखना पड़ेगा डिविडेंड का पैसा। टैक्सेशन पॉलिसी कैसी गवर्नमेंट की, कैपिटल मार्केट में एक्सेस कैसा है, क्या आप रीचेबल है, ठीक है, अगर आपको एकदम से ज़रूरत आन पड़े फंड की तो क्या आप एक्सेस है आपका कैपिटल मार्केट के ऊपर, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको डिविडेंड कम रोक के रखना पड़ेगा, डिविडेंड आपको रोक के रखना पड़ेगा क्योंकि वही आपकी मदद करेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ये वही चीज़ें कवर हैं, ये दोबारा पॉइंट लिखा हुआ है इन्होंने। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो आप डिविडेंड को क्या करेंगे, कम देंगे, समझ में आ रहा है आपका, और इसका वाइस वर्सा। फिर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है, क्या उन्हें कम डिविडेंड चाहिए। अब देखिए ये मैटर करता है कि अगर आपके शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, ठीक है, या फिर एक सर्टेन एज को क्रॉस कर गए हैं, 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, तो फिर उनको क्या चाहिए, उनको तो डिविडेंड चाहिए, ठीक है। और जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप 40 के अंडर आते हैं, 30-40 के अंदर एज में तो वो कहते हैं नहीं हमें डिविडेंड कम दे दीजिए, आप ऐसा करिए उसी पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, और बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारा वेल्थ जो होगा वो भी ग्रो करेगा, इस ये तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है, स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कैपिटल मार्केट कैसी है हमारी, इकॉनमी कैसी है, बूम पे है कि रिसेशन पे। लीगल कंस्ट्रेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसमें कोई हिंड्रेंसेस तो नहीं है या कोई रुकावटें हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रॉब्लम्स हमें आएगी, तो डिवीजन हमें बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा। चलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग ये तो हर एक ह्यूमन बीइंग करता है अपने लिए आप मैं कभी ना कभी ये करते ही हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं, सेविंग करते आ रहे हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि it refers to the predetermining the financial activity so that there should not be any situation of surplus or deficiency of funds। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी करनी है कि ना ही हमारे पास एबंडेंस में पैसा रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा हमने मनी भर के रख लिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, एबंडेंस में नहीं रहना चाहिए और डेफिशिएंसी में भी नहीं रहना चाहिए, ना ही एबंडेंस में रहना चाहिए और ना ही डेफिशिएंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे ही ना हो हमारे पास, तो बिल्कुल ही हमें इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए पैसे की, कि जहाँ पे हमारा जितना भी पैसा हो वो सब मार्केट में इन्वेस्टेड हो और ना ही हमारे पास पैसे की कमी भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे ग्रैब करने के लिए हमारे पास एक अमाउंट होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जल्दी से इंपॉर्टेंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या बता रहा है, दैट ये हमें मदद करता है कि बिजनेस के जो शॉक होते हैं, ठीक है, एकदम से अनएक्सपेक्टेंसीज हैं, तो उनको बियर करने की थोड़ी सी हिम्मत देता है,
ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि जितनी भी बिजनेस फंक्शंस है उन्हें कोऑर्डिनेट करने में, पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाने में, हर चीज़ें सही तरीके से स्मूथ रनिंग के लिए हमें पैसा तो चाहिए ना, तो सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन टू। थर्ड पार्ट इज डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट। अगर हम डिटेल तरीके से प्लानिंग करते हैं अपने फाइनेंस की, तो ये बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि हमारा जो भी पैसा है वो वेस्ट होगा। ठीक है, डुप्लीकेशन होगी हमारे एफर्ट्स की। ठीक है, और कोई भी गैप नहीं रहेगा हमारी प्लानिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पार्ट में लिखा हुआ है दैट इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ठीक है, जो भी हमारी प्रेजेंट सिनेरियोज हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड रहते हैं, और फ्यूचर में भी हम जो भी करेंगे वो पास्ट में हम देखेंगे। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट मेक्स द इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स। ये हमें इवेलुएट करके देता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कि मार्केट में कैसी है और हमें डिटेल ऑब्जेक्टिव देता है कि बिजनेस सेगमेंट में हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल्स क्या है, अचीव कैसे करना है, कितना मनी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है कि हमारी जो भी फर्म में कैपिटल है, ठीक है, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कितना उस कैपिटल बैलेंस में, उस पैसे में, उस पूंजी में कितना हमारा डेट है और कितना हमारा इक्विटी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज एक टर्म आता है, तो लीवरेज का टर्म मतलब यही होता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर लीवरेज का कहीं पे टर्म आता है पूछा भी जाता है कई बार लीवरेज क्या होता है, तो लीवरेज ये होता है कि आपके कैपिटल बैलेंस में कितना डेट इन्वॉल्व है। ठीक है, वो फाइनेंशियल लीवरेज होता है। ठीक है, चलिए लीवरेज का हमें फ़ायदा भी मिलता है। बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, पहला तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो फेवरेबल है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पावरफुल है आपका, मतलब इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट है जो कि आपके बिजनेस में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है पैसे का, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डेट पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेट लेने पे आपको इंटरेस्ट को चुकाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट चुकाने के लिए आपके पास मिनिमम पैसे का आना जाना तो लगा ही होना चाहिए ना, इनफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए, वरना आप पैसे देंगे कहाँ से। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको किस पे रिलाई करना है, तो फिर आपको इक्विटी पे ही रिलाई करना है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, टर्म्स को। देखिए लिखा हुआ है सेकेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। अब इसका मतलब क्या है, तो ICR का मतलब क्या है कि जो भी आपने डेट लिया है उसका ब्याज, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, क्या आप उस इंटरेस्ट को चुका पा रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है उसको लेके। तो अगर आपका ICR ज़्यादा है, मतलब जो भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे क्रेडिट, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे हम लोग का क्रेडिट स्कोर होता है जो कि सिविल निकालता है, तो क्रेडिट स्कोर अगर 800 से 900 के बीच में रहता है, 950 के बीच में रहता है, तो फिर क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है, वेरी गुड, तो फिर आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाता है, ये सिविल जनरेट करता है। तो उसी तरीके से ICR एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या फर्म की कैपेबिलिटी को शो करता है कि वो अपने इंटरेस्ट का कवरेज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है टाइमली। तो अगर ICR ज़्यादा है तो आप डेट पे रिलाई कर सकते हैं, और अगर ICR कम है तो फिर आप डेट पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करा जा रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो DSCR नाम की चीज़ क्या है, तो देखिए वहाँ पे हमने इंटरेस्ट की बात करी थी ना, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे डेट प्लस इंटरेस्ट की। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो आपने पैसा लिया है वो साथ ही साथ में, मतलब पैसा जो लिया है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, साथ ही साथ में उसका इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें अगर देने की कैपेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप डेट पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव आउटकम दिखाता है। अगर DSCR ज़्यादा है तो फिर आप बोरोड फंड पे रिलाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, और अगर कम है तो फिर आपको इक्विटी पे ही रहना पड़ेगा, जितना पैसा आपके पास है बस वही यूज़ करिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ज़्यादा रिटर्न आ रहा है जिस पे, तो उसी प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर आप बोरोड फंड पे नहीं जाएंगे, कॉस्ट ऑफ डेट अगर बहुत कम है तो आप बोरोड फंड पे चले जाएंगे। उसके बाद टैक्स रेट क्या है, गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर ज़्यादा है
तो फिर ओनर्स फंड पे नहीं रहेंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है तो ओनर्स फंड पे रिलाई करेंगे। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कितनी ज़्यादा आ रही है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी पे ज़्यादा आ रही है तो फिर आप इक्विटी से दूर रहेंगे, आप बोरोड पे चले जाएंगे। ठीक है, और वाइस वर्सा है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रही है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, बाकी कंपनी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। रिस्क कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, आप कितना कंसिडर करना चाहते हैं। अगर आप बहुत सेफ गेम खेलना चाहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कोई भी रिस्क लेना, तो फिर आप इक्विटी पे ही रिलाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। कंट्रोल कंसिडरेशन अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। स्टॉक मार्केट कंडीशन कैसी है, स्टॉक मार्केट की हालत कैसी है, क्या ऐसा तो नहीं कि मंदी की हालत है, रिसेशन की हालत है, तो फिर उस समय तो आप मार्केट से पैसा लेने में कतराएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर मार्केट बूम में है तो फिर आप पैसा मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो सर्कुलेशन ऑफ फंड्स तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं फिक्स कैपिटल की क्या होता है। फिक्स कैपिटल नाम की चीज़ क्या है, देखिए, इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट लाइक लैंड मशीनरी एक्सेट्रा, खत्म का। ठीक, और वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट लाइक स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंशिएशन आने की उम्मीदें हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो है इफेक्ट करते हैं हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। तो पहला तो नेचर ऑफ बिजनेस, कैसा हमारा ऑपरेशन है, स्केल लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है। चॉइस ऑफ टेक्निक, कैसी टेक्निक हम ऑप्ट कर रहे हैं। अगर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हाई क्लासेस, बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हैं, तो फिर आपको पता है कि अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं समय समय पर, तो फिर आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है अपनी चीज़ों में, ठीक है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आगे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो फिर आपको फिक्स कैपिटल में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, अगर कहीं और से अगर फाइनेंसिंग के अल्टरनेटिव है, अगर मनी को बोरो करने के और तरीके हैं, तो फिर आप फिक्स कैपिटल को, आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, क्या आप किसी एक एक्स वाई जेड, जैसे एक्स कंपनी आपकी है और आपने वाई कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, तो अगर कोलैबोरेशन कर लिया तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, अगर कोलैबोरेशन नहीं करा तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब वर्किंग कैपिटल को मैंने बता दिया, करंट असेट में जितना पैसा इन्वॉल्व है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस कैसा है, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है। आपका बिजनेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, समझ में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पे तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक, और अगर ट्रेडिंग है तो फिर ट्रेडिंग में तो आपको प्रोडक्शन करना नहीं है, तो इसी तरीके से। ठीक, बिजनेस साइकिल कैसी है आपकी, क्या फॉलो करती है बिजनेस साइकिल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या रहने वाला है आपका, सीजनल फैक्टर्स क्या है। ठीक है, सीज़न भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि कुछ सीजन्स पे बहुत ज़्यादा हाई टाइम रहता है, कि अभी पीक सीज़न आ गया आपका, तो आप अगर मान लीजिए विंटर अपैरल्स में डील कर रहे हैं तो विंटर सीज़न आपका पीक सीज़न होता है, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्रेडिट अलाउड आपको अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल है, प्रोडक्शन साइकिल क्या है, और क्रेडिट आपने कितना अवेल करके रखा है या कितना क्रेडिट अलाउ करके रखा है लोगों को। ठीक है, ये आपने लेके रखा है और ये आपने लोगों को दे के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं फटाफट से। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि क्या करती है, फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करती है और एक्सचेंज करने में मदद करती है। एक ऐसा बिजनेस इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके दो मेन सेक्टर हैं, पहला तो हाउस होल्ड है और दूसरा बिजनेस है। हाउस होल्ड क्या करते हैं, पैसे को बचाते हैं, और बिजनेस क्या करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, विच इन्वेस्ट दीज फंड्स, जो इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आगे जाके मनी को और क्रिएट करेंगे, मनी क्रिएशन होगा, और इसी तरीके से आपकी मार्केट या इकॉनमी आगे ग्रो करेगी, जीडीपी इंक्रीज होगा। A financial market plays an important role in linking the savers and investors by mobilizing fund between them. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह पे है, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो कि लिंक करती है सेवर्स को इन्वेस्टर्स के साथ में, और उनके फंड्स को क्या करती है, मोबिलाइज करती है एक फ्रूटफुल चैनल पे चैनलाइज करती है उनकी सेविंग्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में। मनी मार्केट क्या है, देखिए, मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट कहा जाता है, आपको पता है। ठीक, इट इज़ कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म फंड्स मार्केट विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। एक साल के अंदर तक की जो भी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है उसे मनी मार्केट कहते हैं। तो ये नेक्स्ट टू कैश होती है, इनको कैश इक्विवेलेंट्स भी कहा जाता है, इक्वल टू कैश या नेक्स्ट टू कैश कहा जाता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल ध्यान से आपको अपनी रेफरेंस बुक से अच्छे से देख लेना है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, तो इसमें सीपी आता है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, और बहुत सारे दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कैपिटल मार्केट क्या है, जल्दी से देखते हैं। कैपिटल मार्केट कंसर्न है हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स है,
जिसमें हमारा डेट और इक्विटी दोनों आ जाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। कैपिटल मार्केट इज रिस्की देन मनी मार्केट। मेन पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट हाउसेस। ठीक है, ये सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं कैपिटल मार्केट में। कहा गया है कि कैपिटल मार्केट काफ़ी रिस्की होती है, ठीक है, मनी मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व रहते हैं तभी भी ये रिस्की मानी जाती है। इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डील करती हैं, इसमें इक्विटी भी रहता है, डेट भी रहता है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? अब कैपिटल मार्केट में हम आगे चलते हैं। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी दो मार्केट्स होती हैं। तो प्राइमरी मार्केट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट को कहते हैं न्यू इशू मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इट रिफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज़ को पहली बार मार्केट में रिलीज करा जाता है, फ्रेश बिल्कुल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है एक तरीके से। सेकेंडरी मार्केट में क्या है? सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? फिर एक बार जो सामान बिक गया फिर उसको दोबारा खरीदा बेचा जा रहा है। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट होगा आपका प्राइमरी मार्केट और OLX हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। समझ में आ गया? फ्लोटेशन, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि किस तरीके से पैसा रेस करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालते हैं, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज का एक सिस्टम है जहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोग एक एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, IPOs इसे कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी ऐप अगर आपके पास अभी फ़ोन में आपके हो, ग्रो या फिर कुछ भी, तो आप उसमें ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ पे IPOs का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो IPOs की ओपनिंग अभी करंट टाइम में भी 2-3 कंपनीज़ की IPOs जनरली चल रही है। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाता है कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो मिनिमम बिड प्राइस होता है, उसको आपको चूज़ करना होता है और उसको पे करना होता है, ठीक है। और फिर जब वो बिडिंग ओपन होती है तो फिर आपको जितने भी शेयर्स, आप जैसे कहते नहीं, जैसे आप अकाउंट्स में जो आपकी कंपनी अकाउंट्स, उसमें आप पढ़ते हैं कि दैट पब्लिक अप्लाइड फॉर दिस मच ऑफ शेयर्स, ठीक है, और अप्लाइड में से अलॉटेड कम रहते हैं। तो ये वाला चक्कर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ही फेवरेबल माने जाते हैं, ठीक है, फ्रेश टाइम के। तो फिर आप ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं और ऐसा होता है कि आपका फुल्ली सब्सक्राइब भी हो जाता है या तो फिर अंडर सब्सक्राइब होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट भी होते हैं। जैसे जैसे आगे कंपनी अच्छा काम करती है तो शेयर के पैसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। राइट इशू क्या है? देखिए, राइट इशू एक एक्ट के अंडर आता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है, जिसमें कहा जाता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी सबसे पहले पूछेगी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, कि अगर कोई भी नए शेयर रिलीज़ हो रहे हैं मार्केट में तो सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी कुछ हिस्सेदार उनको इनवाइट करेंगे सबसे पहले। तो राइट इशू है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आप शेयर्स को एक इंटरमीडिएटर को पकड़ा देंगे, ठीक है, और वो फिर आगे जाके सेलिंग करेगा जाके कुछ लोकल पब्लिक्स में, ठीक। ऑफर फॉर सेल क्या है? ऑफर फॉर सेल क्या है कि इंटरमीडिएट से हम नहीं मिल रहे हैं, हम डायरेक्टली पब्लिक से डील कर रहे हैं जाके, कि पब्लिक में कि किसको किसको हमारे शेयर्स चाहिए। EIPOs का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक IPOs, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। तो अभी तो EIPOs ही चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जल्दी से देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन कन्वर्ट द सिक्योरिटीज इनटू कैश इन अ क्विक टाइम। यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप जब चाहें तब पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटीज़ बाय या परचेज कर सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ग्रेट हेल्प फॉर द न्यू कंपनीज इन रेजिंग फंड्स थ्रू सिक्योरिटीज़, और ये सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन को भी इंश्योर करता है, क्योंकि इसके स्टॉक एक्सचेंज किसके अंडर रहता है, किसकी निगरानी में रहता है? सेबी के बाद, सेबी के अंडर रहता है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है? तो ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत आसान है। पहले तो हम ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई हैं। जैसे अगर मैं ग्रो कंपनी की बात करूं, ठीक है, तो प्ले स्टोर में ग्रो ऐप है, तो ये भी एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है। रजिस्टर्ड ब्रोकर को अब हमें किसी के पास जाना नहीं है, हम लोग इस पे गए और हमने रजिस्टर करा, सारा काम अब यही करेंगे। तो ये ज़रा इसका ऑफलाइन मोड समझ लीजिए, अगर पेपर में आता है तो आपको ये हेड्स याद करने हैं। इसका डिटेल पोर्शन आप अपनी रेफरेंस बुक से पढ़िए। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, उसके बाद हम ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और सेटलमेंट हो जाता है ट्रांजेक्शन का। यूजुअली अभी आपकी बुक में T+2 डेज़ का सेटलमेंट दिया गया है, बट अभी रिसेंटली करंटली बस एक वीक की ही बात है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, T+1 डेज़ का सेटलमेंट कहा है करने के लिए। तो अब पहले T+2 डेज़ होता था, अब T+1 डे हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज के, क्या काम करती है स्टॉक एक्सचेंज? तो पहला तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए, कि जब चाहे आप
सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सिक्योर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जितना ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगा किसी भी स्टॉक के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, उतना ज़्यादा उसका प्राइस इन्फ्लेट करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो बहुत ही सेफ होने चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कोई हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेबी ध्यान पे रखती है अपने। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्व, ठीक है, लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देना कि लोग किसी के ट्रैप पे ना आए, ठीक है, अच्छी तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करें और उनके साथ धोखेबाजी ना हो, ठीक है। इक्विटी को स्प्रेड करने का काम है। कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इवन गवर्नमेंट भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग के अंदर एक हैबिट हो जाती है कि लोग अपना पैसा सेविंग कर रहे हैं, लोग अपना पैसा सेव कर रहे हैं और वही पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी आदत है, ठीक है। मेंटालिटी बदलने की बस हम लोग को ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग, ओके, बट दिस इज़ नॉट। आगे चलिए, डीमैट अकाउंट क्या है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, वहाँ पे आप कैश रखते हैं, तो डीमैट अकाउंट में आप क्या रखेंगे, आप सिक्योरिटीज़ रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, बस यही है इसका मतलब। डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी का मतलब क्या है, देखिए जैसे डिपॉजिटरी, जैसे पीएनबी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें आपका खाता है, ठीक है, वो एक बैंक, एक इंस्टीट्यूशन है। उसी तरीके से जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ रखते हैं, उस खाते को, अकाउंट को कहते हैं डीमैट अकाउंट, और जिस बैंक के अंदर वो खाता होता है उसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी, उस बैंक का नाम है डिपॉजिटरी, ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है डिपॉजिटरी, और इसी डिपॉजिटरी के कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीपी, ठीक है, ये वो वाली डीपी नहीं है, ठीक है। तो डीपी का मतलब क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट मतलब जो आपको असिस्ट करते हैं कि सिक्योरिटीज़ कैसे खरीदनी है, बेचना है, ये सारा काम ये देखते हैं। तो डीपी का मतलब क्या है, एट एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, और ये क्या है डिपॉजिटरी, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो कि आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखती है। सेबी क्या है, जल्दी से देखते हैं। सेबी was established on April 12, 1992 in accordance with the provisions of Securities Exchange Board of India Act 1992। याद कर लीजिएगा इसको। मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। हमारे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, मार्केट को रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आना, ठीक है, और सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट भी करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग इन माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस मतलब बैड हैबिट्स, ठीक है, माल फंक्शनिंग, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स राइट एंड इंटरेस्ट, हमारे इन्वेस्टर्स के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टू डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट का मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब फंक्शंस सेबी के देख लीजिए, तीन फंक्शंस होते हैं, पहला प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा आपसे, तो बिल्कुल इसमें लापरवाही मत करिएगा। प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या है, दैट इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे मैनिपुलेशन करना, प्राइस रिगिंग करना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना, ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, लोगों को भटकाना, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन, रूमर्स फैला देना लोगों में कि ये कंपनी चल तो डूबने जा रही है ना, इस तरीके की है प्रैक्टिसेस को। इट कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में डंप कर दिया, ठीक है, तो अरशद वारसी के ऊपर अभी देखिए हाल में ये भी न्यूज़ में आया था कि डंपिंग बहुत ज़्यादा कर दी थी, तो उसके लिए सेबी ने उनको बैन कर दिया वहाँ से, मार्केट से। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स जैसे आपका कोई एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करता है, कोई फ्रेंड है आपका, कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने आपको कुछ ऐसी खुफिया जानकारी दे दी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया मार्केट में, तो ये गलत है, ठीक। इट अंडरटेक्स स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन को जनरेट करता है। इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, वही चीज़ लिखी है। रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है, रेगुलेट करना, मार्केट को कैसे रन करना है, तो यहाँ पे जो ब्रोकर्स होंगे, सब ब्रोकर्स होंगे, सब रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, और स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स, ये सारे इन सबको रेगुलेट करेगा बैठ के ये अंडर राइटर्स, ये सब लोग। अंडर राइटर हमें रिस्क इवैल्यूएटर होते हैं, अंडर राइटर हमें बताते हैं कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अंडर राइटर की अपनी फीस होती है, ठीक है। प्रमोटर अलग होते हैं जो बिजनेस को सेटअप करने में मदद करते हैं, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए आपको। इट रेगुलेट टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज,
जो भी बिडिंग होती है, बोली लगाई जाती है, ठीक है, तो उसको भी रेगुलेट करता है। इट कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिटिंग, ये सारी बेसिक फंक्शंस हैं, तो ये सारा रेगुलेटिंग में आ जाता है। लिवाई फी, अदर चार्जेस, अगर आप कोई भी पर्पस, कोई भी अगर आप एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे तो उसके लिए चार्जेस लगाना, ये सारा काम इनका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर इनके पास ये सारी पावर है, और तो इस पावर को ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन्होंने किसने दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करी है सेबी को, ठीक है। लीगल स्टेटस इन लोग को मिल गया ना तभी। अब डेवलपमेंट फंक्शन क्या है सेबी के, कि इंटरमीडिएट्स, जो भी इंटरमीडियरीज हैं सिक्योरिटी मार्केट के, उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे रिलायबल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को दे सके। रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो देखिए सेबी बहुत सारे कोर्सेज को रिलीज़ करता है, आप चाहे तो उन कोर्सेज को कर सकते हैं जिससे आपकी मार्केट की इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज है वो काफ़ी इन्हांस हो सकती है। इट अंडरटेक्स मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच को अप्लाई करके ये मार्केट को डेवलपमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप पैसा से आगे आके इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, जैसे इकॉनमी अल्टीमेटली ग्रो करेगी। चलिए अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जल्दी से बात करते हैं अपने चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो हमें ये बता रही है कि मार्केटिंग बिगिंस कैसे होती है। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उससे पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अभी सामान बना भी नहीं है उससे पहले ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान बन रहा है, तो इससे पहले ही मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है। और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या हो जाता है, हम सामान को बेच देते हैं, बट सेल्स के बाद भी मार्केटिंग चलता ही रहता है उस प्रोडक्ट के। एक बार सामान आपने बेच दिया तो क्या मार्केटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल करते ही रहेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कह रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो मीनिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ऐसा हटा देंगे, यहाँ पे स्टाफिंग नहीं है इसका, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसर्न है इन सारी एक्टिविटीज़ से जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके, किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। इनका फंक्शन क्या है, मार्केट से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर काम करना, मार्केट की प्लानिंग करना, कैसे मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करना, लेबलिंग एंड पैकेजिंग करना कि उस पर क्या लेबल रहेगा, ब्रांड क्या रहेगा, कौन सी यूनिक आइडेंटिटी हम मेंशन करेंगे, स्टैंडर्डाइज करना अपने गुड्स को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ में ग्रेड करना, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है, सुपीरियर ऑफ क्वालिटी, ऑब्सोलीट क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, मॉडरेट क्वालिटी, दिस टाइप, प्राइसिंग करना, ठीक है, जिसमें हमारी सारी कॉस्ट कवर हो जाए, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स प्रोवाइड करना, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, सारे सिंपल टर्म्स हैं यहाँ पे। मार्केटिंग फिलॉसफीज पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम ये एम्फेसाइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे हम ये एम्फेसाइज करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दें। सेलिंग कंसेप्ट पे हम ये कहते हैं कि जितना जो भी हमारे पास है सबको बेचो, ठीक है, हमें सेल करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा सेल अटेंड करनी है। मार्केटिंग कंसेप्ट में हम फोकस करते हैं कि कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिले, सामान डिलीवर करने के बाद भी कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, उसे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट पकड़ा है, समझ में आ रहा है मार्केटिंग कंसेप्ट। और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट हमें ये कहता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट तो इसमें इन्वॉल्व है ही है, ठीक है, साथ ही साथ में सोसाइटी की तरफ भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे पोल्यूशन ना करना, सोशल वर्क करना, चैरिटी करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में आ जाती है। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो मार्केटिंग मिक्स क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है चार इनपुट्स का, चार इनपुट, वो चार इनपुट क्या है देखिए यहाँ पे, पहला तो है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार पार्ट्स आते हैं, ये चार पार्ट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। अगर सिंपल तरीके से बात करें तो कह रहा है मार्केटिंग मिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू इट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट, ठीक है, ये सारे प्रमोशन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं जिससे हम टारगेट मार्केट पे फोकस कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर सके। एलिमेंट्स क्या है, तो प्रोडक्ट मिक्स है, दूसरा प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स, चारों इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है कि वो सारे डिसीजन जो कि हमारे प्रोडक्ट के प्लानिंग, डेवलपिंग और उसको कैसे प्रोड्यूस करना है सही तरीके से,
सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, ये प्रोडक्ट मिक्स है, ये सारे डिसीजन, ठीक है, जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्राइस मिक्स हमें ये बताता है कि अलग अलग प्राइसिंग मेथड को यूज़ करना, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना, प्राइसिंग पॉलिसीज़ को यूज़ करना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने में जो भी डिसीजन इन्वॉल्व रहते हैं वो प्राइस मिक्स में आते हैं। प्लेस मिक्स का मतलब क्या है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देना है, कि जो भी तुम्हारी टारगेट मार्केट है, जिनको तुम लोगों ने टारगेट करा है, जैसे मिडिल क्लास है, रूरल एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, कोई लोकेलिटी है, क्लास ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, वुमेंस है, मेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसको भी आपने टारगेट करा है मार्केट में, हम लोग किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं। कम्युनिटी मतलब यहाँ पे कोई मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास, ठीक है, लोअर क्लास, अपर क्लास, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे उनको टारगेट करना है, तो उनके पास तक सामान तो पहुँचना चाहिए ना आपका, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, ठीक। तो प्लेस मिक्स हो जाएगा। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स में क्या दिया है, प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एम्ड एट परसूडिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। सारी तरीके, सारे टैक्टिक्स लगा देना कि सामने वाले कस्टमर को हम इतना ज़्यादा अंदर से फोर्स कर दें, मतलब कि मैनिपुलेट कर दें कि हाँ मेरा सामान खरीदिए, काफ़ी अच्छा सामान है, इसकी इतनी यूटिलिटी बताना, इतनी अच्छाई बताना, हर जगह एडवर्टाइजिंग, टीवी पे, फ़ोन खोल लें, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वहाँ पे भी एडवर्टाइज हो रहा है, हर जगह पे आपको वो चीज़ दिख रही है, तो फिर अल्टीमेटली आपका मन कर ही जाता है कि चलो सामान ले ही लेते हैं, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी टैक्टिक्स हैं। प्रमोशन आजकल बहुत चल रहा है, हर चीज़ का प्रमोशन चल रहा है। आगे देखते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है यूनिक नाम देना, ठीक है। ब्रांडिंग का मतलब है यूनिक नाम देना, साइन, सिंबल, कुछ भी हो सकता है, इसे हम ब्रांडिंग कहते हैं अपने प्रोडक्ट को, ताकि आप लोग जो भी आपके कस्टमर है वो डिस्टिंग्विश कर सके ठीक है, बाकी अदर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। पैकेजिंग का मतलब आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ये तीन तरीके की पैकेजिंग होती है जिससे हमारे जो गुड्स हैं वो सेफ तरीके से सेफ रहता है जो आपका प्रोडक्ट है। लेबलिंग का मतलब क्या है कि डिस्क्रिप्शन देना अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या है प्रोडक्ट आपका, यूज़ क्या है, ठीक है, दैट्स इट। फैक्टर कौन से फिट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को, तो आपकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर ज़्यादा होगा तो भी प्राइसिंग इफेक्ट होगी, ठीक है, क्या पता गवर्नमेंट ने तय करके रखा है कि इस एरिया में इस प्रोडक्ट का प्राइस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप इससे ऊपर अपने प्रोडक्ट को नहीं रख सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेन कर रही है, समझ में आ गया। यूटिलिटी एंड डिमांड कैसी है आपके प्रोडक्ट की, अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर प्राइस भी ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, अगर आप चाहते हैं कि बहुत पैसा कमाना, अगर आपका मेन मोटिव ही है प्रॉफिट मेकिंग का, तो फिर आप अपने प्राइसेस को ज़्यादा रखेंगे, इन्फ्लेट करके रखेंगे, भले आपका सामान बिके ना बिके, ठीक। प्रमोशन मेथड्स और कैसे कैसे प्रमोशन मेथड, आपने बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला बुला के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाया है, तो वहाँ पे तो आपको वो सारी कॉस्ट कहाँ इन्वॉल्व होगी, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही इन्वॉल्व होगी। प्रमोशन में इसका मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें बना के रखना, ये प्रमोशन मिक्स हो जाएगा। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, ठीक है, प्रमोट करना, ठीक है, अपनी कंपनी की जो इमेज है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये सारी चीज़ें हैं ताकि हमारी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रेंथन रहे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एक्सेट्रा हैं, कस्टमर, ठीक। ओके, तो चैप्टर ये कवर होता है हमारा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही आसान सा चैप्टर और पूछा भी जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्या, पहले तो बताया जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। कहा जा रहा है कि कस्टमर सब कुछ है, हमारी मार्केट में कस्टमर को किंग पिन माना जाता है, ठीक है। तो कह रहा है जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं सब कस्टमर से ही है, कंज्यूमर से भी, अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो कस्टमर की तरफ तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गवर्नमेंट ने भी निकाला, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो रहा था कि कंज्यूमर को भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है, तो उन्हें सताया जा रहा था, हेरासमेंट चल रहा था, कस्टमर ने कुछ खरीदा, बिल कुछ किया, खा के उसकी तबीयत ही खराब हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को ध्यान दिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इनेबल करा। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था, जिसे अब रिप्लेस कर दिया गया है कुछ अपग्रेडेशन के साथ में 2019, मतलब ये 1986 का इम्प्लीमेंट चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स हैं, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब क्या है, तो राइट टू बी प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हज़ार्डस गुड्स हैं तो फिर अगर उसके अगेंस्ट में अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी हादसा होता है तो फिर आपको उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इन्फॉर्म मतलब कि आप एडुकेट इन्फॉर्मेशन देंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो भी सामान आप बेच रहे हैं उसके बारे में सही तरीके से बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और
क्या क्या इसका आपका हेल्थ पे क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, या इंजूरियस टू हेल्थ है। जैसे टोबैको बेचते हैं तो लिखा है टोबैको कॉजेज कैंसर, तब भी लोग फ्रंट पेज पे ही छपा है उसका इमेज, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो फिर अल्टीमेटली किसका कस्टमर के ऊपर ही वो बात आ जाती है, क्योंकि सामने से तो अवेयर करवा दिया गया कि इससे कैंसर होता है, बट लोगों को कहाँ सुनना है किसी की बातें। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, राइट टू चूज़, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है, तो आपके पास राइट होना चाहिए चूज़ करने का। ऐसा नहीं कि कोई आपका प्रोड्यूसर या फिर कोई भी शॉप, आप किसी शॉप पे जा रहे हैं सामान लेने तो आपको ज़बरदस्ती थप्पड़ मार मार के कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप फोर्स नहीं कर सकते कंज्यूमर को, कंज्यूमर खुद से चूज़ करेगा कि बेस्ट क्वालिटी कहाँ पे मिल रही है और वो वहीं पे जाएगा, ठीक है, वही प्रोडक्ट खरीदेगा। राइट टू बी हर्ड, मतलब जो भी आप कंप्लेंट, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप कंप्लेंट करने का हक होना चाहिए। सीक रिड्रेसल कि आपको कंपनसेशन, अब आपको सुन तो लिया, आपकी सारी तकलीफें सुन ली, अब उसके बाद क्या होगा, आपको वापस थोड़ी भेज दिया जाएगा। कंप्लेन सुनने के बाद आपको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेशन में आपको वेल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, जिससे आप अवेयर रहें कि आप कौन सा सामान खरीद रहे हैं। कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो ये रही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिलीफ कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है कंपनसेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर हैज़ार्डस गुड्स हैं तो उसे पहले ही सीज कर दिया जाएगा, या तो आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे दिया जाएगा, ठीक है, या तो मार्केट से ही वो सामान हटवा लिया जाएगा जो हज़ार्डस गुड्स आपको मिला है, ठीक है। जैसे अभी न्यूज़ में आ गया था कि ओप्पो का फ़ोन चार्जिंग पे लगा के उसमें आग लग गई, ऐसा कुछ XYZ, ये रूमर्स ही थे। बाद में इसके ऊपर कोर्ट ने अपना सुनवाई करा था जिसने भी रूमर्स फैलाए थे। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट आपको मिले हैं उसको रिमूव करके आपको फिर से फ्रेश प्रोडक्ट दिया जाए। इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन अगली बार से वो एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गलत तरीके को रोकना। रिफंड ऑफ प्राइसेस एंड पेमेंट एंड कंट्रीब्यूशन कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक, सारी चीज़ें। अब देखिए रिड्रेसल मशीनरी, रिड्रेसल मतलब कि इंसाफ कैसे मिलेगा। तो 3 तरीके हैं आपको इंसाफ मिलने के, पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, दूसरा स्टेट कमीशन है, तीसरा नेशनल कमीशन है। तो देखिए इंसाफ कैसे मिलेगा कि अगर आपका प्रोडक्ट 1 करोड़ के अंदर है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे, अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो फिर आप स्टेट कमीशन में जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 10 करोड़ से ऊपर, 10 CR से ऊपर है तो आप नेशनल कमीशन में जाएंगे। इसका प्रोसेस क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आप स्टेट कमीशन पे जा रहे हैं तो 45 दिन का समय मिलता है, डिस्ट्रिक्ट से अगर आपको जाना है स्टेट पे, ठीक है। फिर उसके बाद 30 दिन मिलते हैं अगर आपको स्टेट से जाना है कहाँ पे, नेशनल पे, ठीक है। और यहाँ पे 30 दिन के बाद नेशनल से अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बस वही आखिरी अंत होगा और वहाँ जो भी सुनवाई होगी बस वही फाइनल फैसला होगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है। कितने कितने मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक मैंडेटरी है कि वुमेन होगी, ठीक है। साथ में किसे अपॉइंट करा जाता है, कौन रिटायरिंग जज, वर्किंग जज होता है, तो ये सारा पूरा टेबल आपकी बुक में दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो हाई कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा उसको ही एज अ चेयरपर्सन चूज़ करा जाएगा, चेयरमैन चूज़ करा जाएगा। 4 मेंबर होंगे जिसमें से एक वुमेन होना मैंडेटरी है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम स्टेट में चले जाएंगे और फिर इसके बाद हम नेशनल में चले जाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए ये रेडियल एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाएंगी तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके बाद आगे चलते हैं। रोल क्या है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या NGOs का, तो कह रहे हैं ये नॉन NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मतलब क्या है, इनका मेन एम है प्रोटेक्शन या फिर प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि NGOs के होते हैं। जनरल पब्लिक को एजुकेट करना, ठीक है, ठीक। उसके बाद प्रॉब्लम्स को पब्लिश करना, जो भी कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही है। कंपैरेटिव टेस्टिंग करना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। कंपैरेटिव टेस्टिंग करना कि अब सोचिए जब मैगी के ऊपर ये केस करा गया था तो किसी ना किसी पर्सन ने मैगी के एक सैंपल को टेस्ट ही करा होगा, फिर उसमें लेड पाया गया कि लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस पाए गए तो मार्केट में देखिए मैगी को कितना ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ गया। इंकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेक्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर को ये अवेयर करना कि अगर आपके साथ गलत है तो आप आवाज़ उठाइए, उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं आपको पीछे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कंप्लेंट फाइल करना कंज्यूमर कोर्ट्स में, ठीक है, और इनिशिएटिव लेना, ये सारी चीज़ें ये इनके काम हैं, फंक्शंस हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, तो आप इसमें से थोड़ी बहुत जैसे आप वॉइस दिया गया है, ठीक है, कट्स दिया गया है, CGSI दिया गया है, CERC और CPC,
4-5 नाम ऐसे याद करके जाइएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बिल्कुल अच्छे से मेंशन करके आइएगा, ठीक है। रादर देन भी पूछा जाए ना जाए, अगर आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो आप इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।